चलिए आज है पहले कक्षा 10 की क्लास में है। आज आपका हेडिंग क्या है कक्षा 10 में? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। क्या है? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। क्या ये देखिए आपका फिगर है, एक कोई फिगर जैसे आयताकार नुमा है, RURSTUV एक कोई फिगर है। ये देखिए आपका कोण आपतन कोण I परावर्तन कोण R है। ये एक अवरोधक है। देखिए कह रहा है जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण विरल से सघन यानी कि ये विरल ये सघन कह रहा है जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक आपका अविलंब होगा, यहाँ पे अविलंब होगा, ये कैसे अविलंब की तरफ झुक गई है ना। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। एक बार फिर से कह रहा है जब प्रकाश की किरण क्या है विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती। देखिए कहीं किरण अगर इस तरह सीधे जाती तो कहीं इस पर आती, लेकिन ये क्या है कि वो अविलंब की तरफ झुक गई है। पुनः देखिए झुक जाती है और सघन से विरल में प्रवेश करती है तो कह रहा है यदि सघन इस माध्यम से इसमें सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए ऊपर था, देखिए अविलंब की तरफ झुकी है और देखिए ये जब विरल में पहुंची है तो सघन से विरल में पहुंची थी, अविलंब से दूर हट गई। वही कह रहा है कि जब सघन से विरल में पहुंचती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। यही किरणों को अवरोधक के द्वारा रोका जाता है। ये देखिए आपका अवरोधक है, इन्हीं किरणों को अवरोधक के द्वारा रोका जाता है। जब अवरोधक के द्वारा रोका जाएगा तो क्या होगा, जैसे अभी बाय द वे हमको कोई रोक ले, आगे हम जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं, हम दो लोग बैठे हैं और हमारे पास ना तो लाइसेंस ना तो कुछ नहीं है, तो आगे पुलिस लगी है, तो हम क्या करेंगे, वो लोग अवरोधक है, हम वहीं से लौट ना आएंगे कि पकड़े जाएंगे, है ना, लौट आएंगे। तो ये जो अवरोधक के द्वारा रोका जाता है कि कीड़े जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए क्या है, अवरोधक के द्वारा रोका जाता है, यही कीड़े पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यही घटना को उत्क्रमणीयता घटना कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। क्या है, कह रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, और सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे विरल से सघन में आएगी तो झुक जाएगी और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाती है। और इन्हीं कीड़ों को एक अवरोधक के द्वारा रोका जाता है। जब कीड़ों को रोका जाता है तो वह जिस माध्यम से आती हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता घटना कहते हैं। इसी घटना को हम उत्क्रमणीयता घटना कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा ताकि आप लोग का जो कंफ्यूजन वो दूर हो जाए। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, और वही किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो यही कीड़ों को एक अवरोधक के द्वारा रोका जाता है। जब अवरोधक के द्वारा रोका जाता है तो कीड़े क्या होती हैं, अवरोधक के द्वारा रोका जाएगा, जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम उत्क्रमणीयता घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं, उत्क्रमणीयता घटना कहते हैं। कह रहा है नई लाइन लिखेंगे, यदि आपतन कोण I, कह रहा है यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो तब Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG, यानी कि A मतलब एयर, G मतलब ग्लास, N मतलब अपवर्तनांक। कह रहा है कि Y के सापेक्ष यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या है, तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ANG इक्वल टू साइन I अपान साइन R। और पुनः कह रहा है यदि ग्लास के यानी कि कांच के सापेक्ष Y का अपवर्तनांक क्या होगा, GNA, तो जो ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है ये नीचे चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए,
कह जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और वही किरण यदि वो क्या नाम है सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यदि उन किरणों को एक अवरोधक के द्वारा रोका जाता है तो क्या होता है कि वो जब उन किरणों को एक अवरोधक के द्वारा रोका जाएगा तो वो उसी जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता घटना कहते हैं। कह रहा है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा, तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है ANG, यानी कि ANG बराबर हो जाएगा sin I अपान sin R, और कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक हो जाएगा sin R अपान sin I। कह रहा है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण क्या हो R हो तो तब y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ANG, यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया sin I अपान sin R, समीकरण नंबर 1। GNA बराबर हो जाएगा sin R अपान sin I। ये किसके सापेक्ष है, ये ग्लास के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, ये y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है। चलिए अभी आगे हम आपको निबंध बता। चलिए क्या है कि हमारा पहला समीकरण क्या बना, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक sin I अपान sin R, और ग्लास कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बना sin R अपान sin I। ये आपको पीछे में बताया। तो कह रहा है दोनों समीकरण का गुणा कराने पर, कह रहा है कि दोनों समीकरणों का मुझे गुणा कराने तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसका जो ये दायां पक्ष है आपका, ये क्या है, ये दायां पक्ष है, दायां पक्ष, ये बायां, दायां ये बायां, ठीक है, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। दायां पक्ष का दायां पक्ष में, बायां पक्ष का बाएं पक्ष में हमने क्या किया, इसका गुणा इसके साथ कराया, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि दोनों समीकरणों का गुणा कराने पर तो ANG गुणे में GNA बराबर sin I अपान sin R गुणे में sin R अपान sin R। आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी कैसे काट दिए, काटे नहीं है, बस क्रॉस किए हैं, फाड़े से नहीं ना काटे हैं। तो वही है, देखिए ऊपर भी sin R नीचे भी sin R, तो यदि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा। तो वही तो हम किए हैं। देखिए जैसे आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल देके बता देते हैं। 2/4 गुणे में 4/2, ये बात है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए ऊपर गुणा करा दीजिए, 4 दूना 8, नीचे गुणा कराएंगे 4 दूना 8, ये कट जाएगा ना, तो इसका मान तो 1 ना होगा। तो वही तो किए हैं, sin I अपान sin R है नीचे, और sin R अपान sin I है, तो वही ना किए हैं। तो क्या है, R से R वाला कट गया, sin I से sin I कट गया, या फिर यहाँ पे देखिए इससे ये काट सकते हैं और इससे ये काट सकते हैं, वही तो किए हैं। तो क्या बचा हमारा ANG into GNA इक्वल टू 1, यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे ग्लास कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर 1। यहाँ पे जब ये सब कट गया तो आप लोग सोच रहे होंगे सर जी जीरो नहीं क्यों लिखे, अरे भैया जीरो कैसे लिख दें, जीरो कहाँ होगा, जब कोई संख्या कट जाती है तो उसका मान 1 होता है। यदि कोई संख्या घटाना हो, जैसे यहीं पे अभी हो जाता है ये -1 अपान -1, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यदि कहा जाए 1/1 गुणे 1/1, इसका मान हो जाएगा आपका केवल 1। ठीक है, क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमने क्या किया, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को रोक लिया, तो हमारा हो गया इधर इसका गुणा इधर आएगा तो भाग न हो जाएगा, तो वही भाग हो गया। अब अगर हमें कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक करना है तो हम दोनों फार्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या था, इधर इसका गुणा था, इधर इसका भाग हो गया। ये ऊपर वाला है y के सापेक्ष क्या है, ये ऊपर वाला है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये नीचे वाला किसके सापेक्ष है, ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्लियर है ना, एक बार फिर से बता देते हैं।
देखिए आपका पहला समीकरण क्या बना था, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बना sin i अपान sin r, यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होगा, वो कांच के सापेक्ष कांच के सापेक्ष सॉरी y के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, वो अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होगा। कह रहा है कि समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कराने पर ANG गुणे GNA इक्वल टू, जब इसका ऊपर गुणा होगा इसका भी तो गुणा ना होगा, तो sin i अपान sin r गुणे sin r अपान sin i, ऊपर भी sin r है नीचे भी sin i है, sin r sin i दोनों कर दिया, इसका मान हो गया यहाँ पे 1। हमने ये आपको एग्जांपल देके समझाया है और इसीलिए आप लोग मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब देखिए यहाँ पे ANG गुणे में GNA है बराबर 1 के, तो ANG इक्वल टू 1 अपान GNA, चूंकि इधर इसका गुणा इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग, ये किसके है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। यदि हमें कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा GNA इक्वल टू ANG। चलिए आगे हम थोड़ा सा और बताएंगे। चलिए क्या है कि कह रहा है यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, यदि वायु जल तथा कांच तीनों समांतर माध्यम के रूप में हो। कह रहा है कि यदि वायु जल तथा कांच तीनों समांतर माध्यम के रूप में हो तो क्या कह रहा है, यदि वायु जल कांच तीनों समांतर माध्यम के रूप में हो तो क्या होगा, तो कह रहा है कि माध्यमों के रूप में समायोजित किया जाए तो ANW इक्वल टू 1 अपान ANW इंटू GNA। कह रहा है ANW ठीक है ANW इक्वल टू 1 अपान ANW इंटू GNA, ये शायद यहाँ पे ये रहेगा ANW, ठीक है कोई नहीं। चलिए कह रहा है कि समान यदि वायु जल तथा कांच तीनों समांतर माध्यम के रूप में हो तो ANW इक्वल टू ANW अपान GN क्या है GNA, यानी कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और y के सापेक्ष यहाँ पे भी जल का अपवर्तनांक गुणे किसके, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया है कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/y के सापेक्ष क्या, कांच का अपवर्तनांक। जहां पे GNA है वहीं पे 1 अपान AN जी रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते ना, क्लियर है। तो देखिए ये अगर आपको यहाँ से सॉल्व थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूंगा तो देखिए हो जाएगा ANW अपान गुणे है यहाँ पे 1 बटे इतना है, इसका जब गुणा होगा 1 का गुणा हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ANG। अब देखिए यहाँ पे कल हमने बताया था A बटे B बटे C बटे D, आप लोग सोच रहे हैं सर जी यहाँ पे केवल A बटे B बटे C है, लेकिन ध्यान दीजिए यदि इसी को हम ये लिख सकते हैं 1 अपान ANW अपान ANG, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब बन गया A बटे B बटे C बटे D, ये ऊपर चला गया हो जाएगा 1 गुणे में ANG अपान 1 गुणे में ANW, तो बचा क्या ANG अपान ANW, यही तो हम मान लेके लिखे हैं, यही ना लेके लिखे हैं, क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर किसके है, y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे में y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। किसके किसके, कह रहा है कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और सॉरी यहाँ पे W रहेगा, अभी तुम कह रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है, WNA ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। तो कह रहा है कि जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर होगा कितने के, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसके किसके, कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक के बराबर, जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में और y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यानी कि कह रहा है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए कि
जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? तो आप लोग बताएंगे कि भैया जब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आप पूछ रहे हैं तो लीजिए हम बता दे रहे हैं। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका फार्मूला आया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग थोड़ा सा मेरा हेल्प करेंगे कि आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को और फिर अपने दोस्तों को बताएंगे कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे वो भी ऑनलाइन देख सके। और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तो वीडियो खत्म हो गया, अब तो लाइक कर दीजिए, अंगूठे का निशान दबा दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।